एंगल बिटवीन टू सर्किल, दो वृत्तों के बीच का कोण। हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे दो वक्रों के बीच का कोण का मतलब होगा, कभी भी वक्रों के बीच का कोण मतलब ये होता है उनकी स्पर्शियों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टैंजेंट। तो लिख लेंगे ये लाइन, एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टैंजेंट। दो वक्रों के बीच का कोण बराबर होता है उनकी स्पर्शियों के बीच का कोण के। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल जो है यानी ये कोण थीटा हमने ले लिया। अब अगर देखा जाए तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इन ट्रायंगल ABP, अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें पता है तो हम किसी के बीच भी कोण निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल में तीनों साइड पता हो तो सारा एंगल निकाला जा सकता है कि नहीं। अच्छा, AB तो सीधे पता लग गया। AB क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यानी कितना आ जाएगा G2 माइनस G1 स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 स्क्वायर। तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो AP इंटू BP। तो ये हम लोग को याद रखना है। अब इसमें एक केस जो है मेन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, और इसी चीज़ को A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 2 AP इंटू BP, ये आ जाएगा। ये इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सर्किल इंटरसेक्ट आर्थोगोनली, वृत्त लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो जब वृत्त लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आता है। इससे इस्तेमाल तो अभी तक तो हमने नहीं देखा, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम्हें बहुत मिलेगा। तो ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 0। तो ये A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे A1 A2 और AB इन सब की वैल्यू जब रख दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। हम लोग को ये याद रखना है, 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। तो ये नोट कर लेंगे, फिर अब क्वेश्चन इस पार्ट के शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि K की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए आर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो करना क्या है भाई, दोनों वृत्त लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो K का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या होगा, कुछ नहीं, केवल ये जो पहला सर्किल है एक से G1 F1 C1 और दूसरे से G2 F2 C2। तो पहले से G1 की वैल्यू 1, F1 की वैल्यू K, C1 का वैल्यू 6। दूसरे वाले से G2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x है नहीं, और F2 की वैल्यू K आ जाएगी और C2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी K आ जाएगी। अब आर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो रूल हमें सीधे पता है, 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। यहाँ पे हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 ये 1 ये 0 हो गया, ये दिस हो गया, और ये 6 प्लस के सारे टर्म एक साइड कर लिए जाएंगे, और ये K में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसका फैक्टर कर लेंगे हम लोग और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ये इसका आंसर आ जाएगा। अब लिखते हैं इसमें नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन देखो, सेंटर ऑफ सर्किल S इक्वल टू 0 लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक, और उसके बाद वो इस सर्किल को आर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें बताना है कि वो वृत्त किस बिंदु से होकर जा रहा है। सबसे पहले S बराबर जो सर्किल है, S बराबर जो वृत्त है
उसका हमें समीकरण लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया वो समीकरण क्या होगा, ये हो गया, ये आ गई बात। अच्छा, इसका सेंटर, तो इसका सेंटर जो होगा, केंद्र जो होगा वो माइनस जी को माइनस एफ होगा कि नहीं होगा। और वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। देखने क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर है, सेटिंग के ऊपर है और ऑप्शन के ऊपर है। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये हो गया। अब उसके बाद फिर उसने बताया ये सर्किल इसको भी लंबवत प्रतिच्छेद कर रहा है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस सर्किल को मैं S1 नाम दे दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब पहले सर्किल से G1 की वैल्यू तो G ही मानी जाएगी और F1 की वैल्यू F, C1 की वैल्यू C यहाँ से हो गई। भाई ऑर्थोगोनल वाले प्रतिबंध लगाओगे ना लंबवत वाला, उसके लिए। और यहाँ से G2 की वैल्यू ये तो 0 आएगी, F2 की वैल्यू भी 0 आएगी और C2 की वैल्यू -4 आ जाएगी। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, लंबवत प्रतिच्छेद कर रहा है तो C1 प्लस C2, तो ये 2 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आगे C की वैल्यू। अब उसमें पूछा जा रहा है कि C की वैल्यू जब हमें मिल गई तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, क्योंकि अब उसके बाद हमें ये बताना होगा किस पॉइंट से होके जा रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया। अब ये किस पॉइंट से जा रहा है, इसमें देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कोई और कंडीशन ही नहीं दी गई, तो इक्वेशन बन ही नहीं सकती कि तुम सोचो G और F में इक्वेशन दूसरी बन जाए, क्योंकि तुम्हारे पास G F में सिर्फ एक ही इक्वेशन है। और अगर ये सॉल्व तभी हो पाएगा जब दूसरी इक्वेशन हो, इक्वेशन है नहीं, तो उसका मतलब इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पूरा ऑप्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन से देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने ए ऑप्शन लिया। अब ए ऑप्शन है कितना, 1/2 कॉमा -1/2, यहाँ रखते हैं वैल्यू। x की जगह 1/2 का स्क्वायर, y की जगह ये हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो 1/2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, +4 हो गया। अब यहाँ से मैं जो है इसमें 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1/2 1 + 2g -2f + 8। ये फाइनली इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2g/2f + 9। अब ध्यान से देखोगे -2g + 2f + 9 बराबर क्या है, 0। तो ये वैल्यू तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। होगा क्या कि जैसे कॉमन तुम ले रहे हो तो कोई GF में इक्वेशन मिल रही है, तो जिस ऑप्शन से सेम ये इक्वेशन मिल जाएगी उसी की तो वैल्यू बराबर 0 होगी, तो इससे तो हो ही नहीं, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। अब ऐसे ही, अब जब ए ऑप्शन नहीं है, देख लो यहीं पर अभी मैं कर रहा हूं, इधर देख लो, अब बी ऑप्शन में आ जाता है। जब ए ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब बी ऑप्शन में पॉइंट क्या है, ये है, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस। तो अब इक्वेशन जो आ जाएगी माइनस प्लस ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और अब जो इक्वेशन हो गई ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, और ये तो ऐसे ही रहा। तो यहाँ से जब इक्वेशन देखोगे तो माइनस प्लस और ये 9 हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू ही तो बराबर किसके है, 0 के। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से वैल्यू 0 हो गई, फ्रॉम सेकंड, तो ये बराबर 0। तो यानी कि ये बी ऑप्शन वाला जो सेटिस्फाई करा। अभी पूरा क्वेश्चन सेटिंग का है कि नहीं, क्या सेटिंग, ऑप्शन नहीं होगा तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, यहीं पे छूट जाएगा। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी इसमें बनाया जाता है, एक तो कांस्टेंट की वैल्यू वाला, दूसरा ऐसा, और इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन और भी, एक लोकस के भी क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, फिर नॉर्मल सर्किल की क्वेश्चन वाले भी, तो वो भी क्वेश्चन हम बताते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमें उस वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो इस वृत्त को लंबवत प्रतिच्छेद करता है और साथ में इस रेखा को स्पर्श भी करता है, यानी टच भी करता है इसको। तो सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ये आ गए। अच्छा, अब
इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर तो भाई जो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा। अब चूंकि मुझे सेंटर का लोकस निकालना है, ध्यान से सुनेंगे, सेंटर का लोकस निकालना है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होगा वो एच और के होगा। तो यानी कि माइनस जी वाला जो हो जाएगा वो एच बन जाएगा और माइनस एफ वाला क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। यानी कि जी की वैल्यू जो हो गई वो माइनस एच और एफ की वैल्यू क्या हो गई? माइनस के। अब क्या करना होता है? एच और के बीच में रिलेशन निकालना होगा, एच और के बीच में प्रतिबंध, और फिर बाद में एच बदल जाएगा एक्स से और के बदल जाएगा क्या? वाई से। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात कि अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो G1 का वैल्यू G और F1 का वैल्यू F और C1 का वैल्यू C, ये दूसरा वाला सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से G2 का वैल्यू -10, F2 का वैल्यू 0 और C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अब 2G1 G2 F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ से वैल्यू जो आ गई वो 2G और ये -10 F इंटू दिस बराबर C प्लस 4। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या देख रहे हैं? -20G बराबर C प्लस 4। अब देखो जरा C अगर मुझसे गायब हो जाए C, तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि C ही अननोन कांस्टेंट है। और C कैसे गायब होगा? उसके लिए क्वेश्चन ने हमसे कुछ बातें बोल दी है। क्या बातें? वो बात ये बोली है कि जो हमारा रिक्वायर्ड सर्किल है वो इस लाइन को भी टच कर रहा है, और अगर कोई सर्किल किसी लाइन को टच कर रहा है तो फिर हम लोग को सीधी सी बात पता है कि P बराबर A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? -G -F, और ये लाइन ये है सीधे, और इसकी रेडियस A हो जाएगी। तो यहाँ से P बराबर A हम लोगों ने लगाया, तो P बराबर जब A लगाया तो यहाँ x की जगह -G -2 अपॉन और A √G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया जाएगा। तो ये G स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4G, तो यहाँ से G स्क्वायर की वैल्यू कट जाएगी और इक्वेशन फर्स्ट से C की वैल्यू रख दी जाएगी। तो ये 4 प्लस 4G F स्क्वायर और C की जगह -4 -20G फ्रॉम फर्स्ट। और अब ब्रैकेट जरा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये प्लस का 4 और प्लस 20G, ये कट जाएगा, बचेगा कितना? एफ स्क्वायर बराबर -16G। और हमें रिलेशन निकालना तो हमें पता है G और F में क्या है? F की वैल्यू -K है और G की वैल्यू क्या है? -H है। तो यानी K स्क्वायर बराबर 16H आ गया, और अब H बदल जाएगा X से और K बदल जाएगा किससे? Y से। तो यहाँ से Y स्क्वायर बराबर 16X, ये इसका आंसर आ गया है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमें एक ऐसा सर्किल निकालना है जो ओरिजिन से जा रहा है। तो जो सर्किल ओरिजिन से जाएगा यानी मूल बिंदु से होकर जाएगा, उसके बारे में हमें तो सीधे ही पता है कि उसमें C की वैल्यू हमेशा क्या आनी है? 0 आनी है। तो ये हो गया। अब उसके बाद उसने कहा इसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सेंटर जो है इसका क्या है? -G -F, और वो लाइन इसके ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर -F बराबर -G, तो F बराबर G, एक इक्वेशन ये बन गई। अब मुझे G और F की वैल्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद उसने बताया कि इसके साथ वो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी लंबवत प्रतिच्छेद कर रहा है दूसरे के साथ। तो यहाँ से G1 अगर G है और F1 F है और C1 की वैल्यू 0 है, तो इस सर्किल से दूसरे वाले से कितना आ जाएगा? इससे हम लोग को G2 की वैल्यू जो हो गई वो -2 आ जाएगी, और F2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। तो G1 G2 की वैल्यू यहाँ से -2G, और यहाँ से कितना आ जाएगा? -3F बराबर
0 + 10 ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा -2g - 3f बराबर कितना 5, ये हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये कितना आ जाएगा -2f - 3f बराबर 5। तो फाइनली f की वैल्यू -1 आ गई, और चूंकि f और g बराबर हैं इसलिए g की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे a में वैल्यू रख दी जाएगी फ्रॉम a, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू रख दी तो ये x² + y² - 2x - 2y बराबर 0, तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आर्टिकल हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेडिकल एक्सिस, मूलाक्ष। तो लिख लेते हैं, लिखो, पहले इंग्लिश में बोल देते हैं फिर हिंदी में, है ना। इट इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from two circle are always equal. It is a locus of a point whose distance from two circle are always equal. लिख लेंगे आप सब लोग हिंदी में। यह एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिससे दो वृत्त पर, यह ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिससे दो वृत्त पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई बराबर हो। यानी कि PT और PT डैश हमेशा बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है H और K। ये सर्किल हमने S1 बराबर 0 है, ये सर्किल S2 बराबर 0 है। तो अभी जो परिभाषा हुई है उसके हिसाब से PT और PT डैश बराबर होने चाहिए। अच्छा, अब जब तुम PT और PT डैश बराबर लिख रहे हो तो P पॉइंट, चूँकि हमें लोकस निकालना है H और K का, भाई P पॉइंट का लोकस निकालना है तो H और K के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा ना। तो PT क्या हो गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सीधे निकालनी आती है हम लोग को। तो ये कितनी आ जाएगी, ये √S1 बोली जाएगी और ये क्या बोली जाएगी, √S2। स्क्वायर कर दोगे तो ये हट जाएगा। अब S1 S2 का मतलब क्या, इस पॉइंट से इसके ऊपर लेंथ देखी जाएगी कि नहीं, तो H² + K², ये हो गया H² K² दोनों साइड से कट जाएगा। और अब जब सारे टर्म एक साइड कर लेंगे और अब H बराबर X हो जाएगा और K बराबर क्या, Y, तो 2g1 - g2x2 f1 - f2y c1 - c2 बराबर 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। हम ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन को हमें याद नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना है, ज़रा ध्यान से सोचो इधर। क्या ये जो इक्वेशन है, अगर ये दोनों सर्किल दिए गए हैं, ठीक, तो इन दोनों को अगर मैं कह दूं इनको माइनस कर दो खाली, तो कट जाएगा ये, और ये x कॉमन हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, यही तो बचेगा। अब दूसरी बात ये देखो, रेडिकल एक्सिस होता क्या है चीज़ है, तो यहाँ से ध्यान दो, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, ये g1 g2 f1 f2 c1 c2 ये तो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना। तो यानी कि ये x के मल्टीप्लाई में कोई नंबर होगा y के मल्टीप्लाई में, तो ये क्या चीज़ है, एक लाइन की ही तो इक्वेशन है भाई। x की पावर 1 y पे पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन हुई कि नहीं, x की घात 1 है y की घात 1 है, तो रेखीय समीकरण हुआ कि नहीं। तो यानी रेडिकल एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, रेखा होती है। और अब कभी कोई हमसे रेडिकल एक्सिस बोलता है निकालने को, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि दोनों सर्किल को माइनस कर देना, दोनों वृत्तों को माइनस कर दोगे। उसकी इक्वेशन अब वो दिखती कहाँ पर है, जैसे सर्किल ऐसा है तो ये इक्वेशन होगी रेडिकल एक्सिस की। इसकी इक्वेशन क्या होगी, S1 - S2 बराबर 0। इसको लिख लेंगे, फिर नोट्स में चलेंगे। तो नोट्स में देखते हैं डिफरेंट पोजीशन के लिए सर्किल रेडिकल एक्सिस कैसे दिखेगा।
पहला फिगर जैसा ये अभी जो हमने बनाया है, मान लो सर्किल ऐसा है, ये इस तरीके से है, ये S1 बराबर 0 है और ये S2 बराबर 0 है। तो यहाँ का जो रेडिकल एक्सेस है यानी कि मूलाक्ष वो ये होगा। अच्छा, अब इसके लिए खास बात क्या होगी, वो खास बात ये होगी कि इनके सेंटर से जो लाइन जाएगी वो हमेशा रेडिकल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, लेकिन इसको ध्यान रखना है ये बाइसेक्ट नहीं करती है, सिर्फ समद्विभाजित नहीं करती। समद्विभाजित एक ही स्थिति में करती है जब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल। ये भाषा लिख लेंगे। मूलाक्ष वृत्त के केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा पर लंबवत होता है। मूलाक्ष वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर लंबवत होता है। अब अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हो, अगर ये कट कर रहे होंगे तो इस केस में ये जो रेडिकल एक्सिस है यानी मूलाक्ष, ये बन जाती है कॉमन कॉर्ड, यानी कि उभयनिष्ठ जीवा। इक्वेशन तो वही आ गई। और इस केस में अब हमसे कोई पूछना चाहे तो इसकी लंबाई पूछ सकता है ए बी की, तो इसका तरीका कोई नया नहीं होगा, वही पुराना होगा। क्या कि दोनों सर्किल के अंदर से जो आसान दिखे वो सर्किल ले लो। मान लो हमें ये S1 बराबर आसान दिख रहा था, तो तुरंत क्या करोगे, इसके सेंटर से इसके कार्ड पर यानी जीवा पे लंब डाल दोगे, वो इसको बराबर समद्विभाजित कर देगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ से CM निकल आएगा। CM की वैल्यू मान लो ये P है और इस सर्किल की रेडियस जो है वो A है, तो तुरंत हम लोग यहाँ से क्या बोल देंगे, इधर देखो, BM बराबर रूट ओवर A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो AB बराबर 2BM, तो यानी AB बराबर 2 रूट ओवर A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी वही पुराना फार्मूला बना रहा लेंथ ऑफ कार्ड का। तो इसको लिखेंगे, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो, ये इस तरीके से, और अगर सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो यानी कि बाह्यता स्पर्श कर रहे हो, तो उस केस में जो रेडिकल एक्सिस है यानी जो मूलाक्ष है, इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0 होगी। और ये इसी का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन टेंजेंट, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको सीधे लिखवा दिया था। उभयनिष्ठ स्पर्शी। अब सर्किल चाहे इंटरनल टच करे चाहे एक्सटर्नल, दोनों ही केस में ये बात होती है। ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये मान लो S1 बराबर 0 है, ये S2 बराबर 0, तो यहां पर ये आ जाएगा। ये रेडिकल एक्सिस सीधे यही भाषा पूरी यही रहेगी, ये ऐसे देख के लिख लेंगे। और लास्ट, अगर सर्किल एक दूसरे के अंदर आ जाए, जैसे मान लो ऐसा हो गया ये, तो ये S1 बराबर 0, ये S2 बराबर 0 है, तो इस केस में रेडिकल एक्सिस
नॉट डिफाइन, यानी कि वो परिभाषित नहीं होगा। तो इसको लिख लेते हैं, फिर आगे और बढ़ते हैं। तो ये देखो पहला क्वेश्चन, अब इसमें क्या कह रहा है, सीधे रेडिकल एक्सिस निकालना, मूलाक्ष, तो सीधे हमने बताया क्या कर देना, दोनों को माइनस। बस दोनों को माइनस करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये वाला जो इक्वेशन दिया गया ये भी सर्किल नहीं है, क्योंकि हमेशा हम लोग को ध्यान है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। तो पहले उसको हटाया दिया जाता है, यानी 3 से इसको भाग कर देंगे और उसके बाद उसको माइनस करेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -2/3x, ये हटा देंगे तो यहाँ से फाइनली x + 10y - 2 = 0 ये आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे और दूसरा क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है, इसको शुरू करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने क्या कहा है कि इसका जो रेडिकल एक्सिस इस सर्किल को टच कर रहा है, तो मुझे g और f की वैल्यू बतानी है ना। तो सबसे पहले ये जो सर्किल दिया गया है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसको सही करके लिखोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ गई। अब इनसे पहले रेडिकल एक्सिस निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो 2g - 3/2x और वो 2f - 4y = 0। एक 2 चाहे तो कॉमन करके हटा भी सकते हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा g - 3/4x, ये 2 हट जाएगा तो f - 2y = 0। और ये जो है रेडिकल एक्सिस इस वाले सर्किल को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा -1, -1 और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अगर ये लाइन वाकई में इसको टच कर रही तो P = A लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देते हैं, और अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के, ये = 1 हो गया। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को देने का तुक क्या था, एक बात और देख लो, माइनस ही माइनस उसको प्लस कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ मतलब था इसकी कैलकुलेशन। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर जुड़ जाएंगे, सॉल्व कर दोगे, लेकिन है कि देखो इसमें g और f की वैल्यू पूछ रहा है, जी एफ में कोई दूसरी इक्वेशन तो बनेगी नहीं, तो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या अगर तुमने गलती से इसको एक नंबर एक साथ कर लिया तो कभी ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तुम अगर ध्यान से देखो ये नंबर ये एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब इनका स्क्वायर कर दो, तो जैसे स्क्वायर करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये दोनों साइड से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और देख लो तो 2g - 3/4 f - 2 = 0। तो फाइनली यहाँ से देखोगे तो g का वैल्यू 3/4 होगा या f का वैल्यू 2 होगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सेटिंग को ध्यान रखना था यहाँ पर कि कैसे काम होगा। अब ये क्वेश्चन इसमें लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड का कर लेते हैं, तब जाके ये आर्टिकल को हम लोग खत्म करते हैं। तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड ऑफ द सर्किल, तो कॉमन कार्ड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेडिकल एक्सिस। तो उसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये x² + a² - 2ax y² + b² - 2by - c² = 0। तो यहाँ से जो सर्किल की इक्वेशन ये आ गई पहले वाले से। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ a और b बदल रहा है, इंटरचेंज ही तो हो रहा है। तो इसलिए दूसरे वाले का सीधे हम लोग लिख सकते हैं -2bx - 2ay + b² + a² - c² = 0।
ये S1 है और ये S2 है, दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। तो यहां से बचेगा क्या, और यहां से अगर सब लोग ध्यान दें तो एक माइनस साइन कॉमन कर ले हम लोग, तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 0 बनेगा। अरे भाई माइनस हटा लिया, 2a माइनस 2b ये बन जाएगा सेम कि नहीं, हट गया। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 0। अब फार्मूला हमारे दिमाग में चल रहा है, क्या आपने कहा था, दोनों में से कोई एक सर्किल ले लो, दोनों तो एक ही जैसे लिखे हैं, और उसके बाद उसमें लेंथ ऑफ कार्ड, क्या फार्मूला क्या था कि लेंथ ऑफ कार्ड ए बी बराबर 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसलिए लिख दिया क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी इसने यूज कर लिया है ना, इसलिए। अब ए क्या होगा, जो हम लोग को ध्यान है रेडियस, तो इस पर कोई एक सर्किल ले लेना, मान लो ये हमने ले लिया, तो यानी कि यहाँ से कैपिटल ए की जो वैल्यू होगी वो सी हो गई कि नहीं हो गई, और पी क्या होगा, पी जो होगा वो, अब इसका सेंटर यहाँ पे सीधे हम लोग को क्या दिख रहा है, ए कॉमा बी, इस ए कॉमा बी से इसके ऊपर लेंथ आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दोगे, x की जगह a माइनस बी अपॉन रूट के अंदर, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, a माइनस बी अपॉन रूट 2, और ये वैल्यू अब इसमें पुट कर दी जाएगी, तो इसलिए यहाँ से ए बी की वैल्यू जो आ गई वो 2 रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी रूट 2 होल ऑफ स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया 4c स्क्वायर माइनस 2 दिस, तो ये लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड आ गई। तो ये जाके इसका आर्टिकल का काम खत्म हुआ। रेडिकल एक्सेस में किस किस तरीके से काम होता है